गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। इससे पहले हमने रेस्पिरेशन देखा था, रेस्पिरेशन प्रोसेस होता क्या है। आइए आज हम स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन समझने से पहले आइए हम रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर्स के बारे में जानें कि हमारे जो श्वसन तंत्र है उनमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। हमने देखा कि जो हम श्वास लेते हैं वो नॉस्ट्रिल्स के द्वारा या नासा द्वार के द्वारा श्वास लिया जाता है। श्वास हमने लिया, श्वास हमारा क्या है, फेफड़ों में गया, लंग्स में गया और लंग्स हमारे एक्सपैंड फूल गए। इन लंग्स और नेजल पैसेज के बीच हमारे फेरेंक्स, ट्रैकिया या श्वास नली आगे जाके ये हमारी श्वास नली है, ये आगे जाकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है जिनको हम ब्रोंकाई या श्वसनी कहते हैं। हर एक ब्रोंकाई लेफ्ट लंग और राइट लंग में एंटर करती है। जैसे ये श्वसनी या ब्रोंकाई ये एंटर करती है, ये और ब्रांचिंग, इनकी और शाखाएं बन जाती हैं जिनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं या श्वसनिकाएं कहते हैं। हर एक श्वसनिकाओं के सिरे पर, टिप पर कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, गुब्बारे की आकृति के स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम कुपिका या एल्वलाई का नाम देते हैं। अब होता क्या है, जब हम नॉस्ट्रिल से श्वास मतलब नासा द्वार से हमने ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लिया, ये नेजल पैसेज से होते हुए, नेजल कैविटी से होते हुए फेरेंक्स तक पहुंचती है। मतलब नासा द्वार से ये नॉस्ट्रिल से ये नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से फेरेंक्स, मतलब जहां और हम श्वास क्या है, मुख से भी कई बार हमें जुकाम हो जाता है, नाक जाम हो जाता है तो हम मुंह से भी सांस लेते हैं। मतलब हम सांस लेने की प्रक्रिया मुख और नाक दोनों से ले सकते हैं, लेकिन ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि इट इज ऑलवेज बेटर टू ब्रीथ थ्रू नोज। कारण क्या है, हमने देखा जब हम श्वास लेते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी हैं, जर्म्स भी हैं। तो नॉस्ट्रिल की जो लाइनिंग है वो म्यूकस या श्लेष्मा युक्त होती है। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन श्लेष्मा में या म्यूकस लाइनिंग में चिपक जाते हैं। और जो हेयर्स हैं नाक के, वो भी क्या करते हैं, एयर को हमारे फिल्टर कर देते हैं। मतलब जो वायु हम अंदर ले रहे हैं वो फिल्टर होकर अंदर जा रही है। मुंह से ये काम नहीं हो पाता। तो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू नोज सो दैट द एयर वी टेक इनसाइड अवर लंग्स गेट फिल्टर्ड अवे। मतलब जो वायु हम अंदर लंग्स में ले जा रहे हैं वो छन के जाए, जो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह हैं वो हमारे नासा द्वार के जो अंदर श्लेष्मा युक्त झिल्ली है उसमें चिपक के या फंस के रह जाए। फिर ये जो नासा द्वार में वायु को नम और थोड़ा गर्म भी किया जाता है। द एयर इज मॉइस्ट एंड वार्म बिफोर एंट्री इनटू द लंग्स। अब जैसे ये फेरेंक्स में एंटर किया, अब हम यहां देखते हैं, अगर हम यहां टच करेंगे तो आपको कुछ रिंग लाइक, जैसे रिजेस होते हैं ना, स्पीड ब्रेकर टाइप, आपको स्पीड ब्रेकर की तरह नजर आ रहा है, दिख रहा है। ये क्या है, ये आपका क्या है, ट्रैकिया है या श्वास नली है। दिख रही है आपको, टच करके आप महसूस करके देख सकते हैं। ये क्या है, आपकी ट्रैकिया या श्वास नली है। ये यहां से एक्सटेंड होकर यहां तक जाती है। जस्ट आपके ट्रैकिया के ऊपर आपका वॉइस बॉक्स है, वाक यंत्र, जिसको हम लैरिंक्स भी कहते हैं। देखिए यहां से कंठ, जहां से आवाज उत्पन्न हो रही है, आप जब उंगली रखेंगे यहाँ पे तो आप वाइब्रेशन महसूस करेंगे, कंपन के द्वारा क्या है, ध्वनि उत्पन्न हो रही है। वाक यंत्र या आपका ये लैरिंक्स है। जस्ट लैरिंक्स के नीचे क्या है, ट्रैकिया। अब जस्ट ट्रैकिया के ऊपर, अगर हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, यहीं पे हमारा जो भोजन नली है और श्वास नली है यह अलग हो जाती है।
फूड पाइप अलग हो जाएगा, और इससे पहले ये कॉमन है, यहां से आने के बाद फूड पाइप अलग हो जाएगा जिसको हम ओसोफेगस कहते हैं, और विंड पाइप अलग हो जाएगा। अब हमने देखा कि विंड पाइप के जस्ट ऊपरी सिरे पे, जैसे ये विंड पाइप है उसके ऊपरी सिरे पे एक ढक्कन है जिसको हम एपिग्लॉटिस का नाम देते हैं। ये ढक्कन क्या करता है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। जो हम खाना खाते हैं वो भोजन नली में जाए, वो सरक कर भोजन नली में चला जाए, वो श्वास नली में ना जाए। अचानक हम देखते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं तो अचानक घसका सा लग जाता है, मतलब हम कहीं दिमाग कहीं सोच रहे होते हैं तो फूड क्या हो जाता है, कई बार विंड पाइप में एंटर करने का प्रयास करता है। तो हमने देखा ये हमारी मैकेनिज्म है कि जैसे ही वो विंड पाइप में एंटर करने लगेगा वहां की जो सेल्स है वो सक्रिय हो जाएंगे, ब्रेन को कमांड देंगे, या तो हमें खांसी आने लगेगी या छींक आ जाएगी, जिसके कारण फोर्सफुली जो भोजन अंदर जाने का विंड पाइप में प्रयास कर रहा था वो तुरंत बाहर आ जाए। अगर ये विंड पाइप में चला गया तो इवन इट कैन लीड टू डेथ, मृत्यु का कारण भी बन सकती है। तो हमने देखा ट्रैकिया के जस्ट सिरे पर क्या है, एपिग्लॉटिस है। वो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि फूड को विंड पाइप में जाने से रोकता है। नेक्स्ट हमने देखा कि ट्रैकिया जो है, जो आपकी श्वास नली है, उसके चारों तरफ क्या है, रिंग ऑफ कार्टिलेज है। आपको रिंग छल्ले नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये छल्ले चारों तरफ से घिरे हुए हैं। ये क्या करते हैं, अब हमने देखा कि जब हम श्वास ले रहे हैं या श्वास छोड़ रहे हैं तो कुछ ऐसा अंतराल समय आता है कि उसमें एक वैक्यूम, पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाए। वैक्यूम होने के कारण क्या है, कई बार आपने देखा होगा सबमर्सिबल का जो पाइप है वो अचानक आप बंद करते हैं तो चिपक जाता है। कारण क्या होता है कि वो रबड़ का फ्लेक्सिबल है, जब अंदर प्रेशर वैक्यूम क्रिएट हुआ तो क्या हो गया, चिपक गया। इसी तरह कि अगर हमारा ये जो ट्रैकिया है उसमें ये रिंग ऑफ कार्टिलेज ना हो तो क्या हो कि एक ऐसा समय आए कि पार्शियल वैक्यूम के समय वो चिपक जाए। अगर वो चिपक गया तो श्वास लेने में क्या है भाई, हमारा दम घुट सकता है, मृत्यु हो सकती है। तो देखो ट्रैकिया के चारों तरफ वो जो रिंग ऑफ कार्टिलेज है वो इट प्रिवेंट्स ट्रैकिया, मतलब द रिंग ऑफ कार्टिलेज सराउंडिंग द ट्रैकिया प्रिवेंट्स इट टू कोलैप्स, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम कोलैप्सिंग, मतलब वो चिपक ना जाए ट्रैकिया, उसको बचाने के लिए ट्रैकिया के चारों तरफ वलय संरचना है जिसको हम उपास्थि से बनी होती है, उपास्थि वलय संरचना जो ट्रैकिया के चारों तरफ होती है। अब ये ट्रैकिया आगे जाकर एक इधर बट गया, एक इधर बट गया, उसको हम बात कहेंगे ब्रोंकाई या श्वसनी, मतलब राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई। ये श्वसनी आगे जाकर और शाखित हो जाएगी, ब्रोंक्यूल्स का निर्माण करेगी, और ये ब्रोंक्यूल्स आगे उनके एंड्स पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एल्वुलाई या कुपिका कहेंगे। तो नॉस्ट्रिल से वायु नेजल पैसेज में, फिर नेजल कैविटी में, फेरिंक्स से होते हुए लैरिंक्स जिसको हमने वाक्य यंत्र कहा, ट्रैकिया में आ गई। ट्रैकिया से लेफ्ट ब्रोंकाई, राइट ब्रोंकाई से होती ब्रोंक्यूल्स में चली गई। ब्रोंक्यूल्स के टिप पे क्या है, एल्वुलाइज है। एल्वुलाइज क्या है, अब ब्लड कैपिलरीज से चारों तरफ घिरी हुई है। क्यों, क्योंकि वहां पे विसरण द्वारा या डिफ्यूजन द्वारा गैसों का आदान प्रदान, जो गैसों का आदान प्रदान होगा वो कहां होगा, एल्वुलाइज में। देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बनाया एल्वुलाइज का। एल्वुलाइज क्या है, ब्लड कैपिलरीज से घिरी हुई है। अब जब ये ऑक्सीजन युक्त वायु अंदर गई तो ऑक्सीजन क्या है, सेल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन, एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का लेवल क्या है, ज्यादा है। एल्वुलाई से बाहर ब्लड के अंदर CO2 का लेवल ज्यादा है। तो डिफ्यूजन क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब ऑक्सीजन अंदर ब्लड में आ जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में चली जाएगी, और ये वापस प्रोसेस होगा ब्लड कैपिलरी से। ये तो प्रोसेस क्या हो गया, इनहेलेशन, इसको हमने क्या कहा, इनहेलेशन या अंतःश्वसन। अंतःश्वसन में क्या हुआ, ये प्रोसेस हो गया। अब एक्सहेलेशन, मतलब ब्लड कैपिलरी से CO2 वाली वायु एल्वुलाई में आएगी, एल्वुलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में, ट्रैकिया में, लैरिंक्स, फेरिंक्स, नेजल कैविटी और नॉस्ट्रिल से ये बाहर वायुमंडल में छोड़ दी जाएगी। तो हमने देखा जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, जो हम
सांस लेना और छोड़ने का जो प्रक्रम है वो दो चरणों में हो रहा है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इन, और एक्सहेलेशन में क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच इज एयर इज गिवन आउट। मतलब अंतः श्वसन इनहेलेशन को कह दिया, एक्सहेलेशन को उच्च श्वसन एक्सहेलेशन को कह दिया। अब हमने जो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने देखा अंतः श्वसन, और ये प्रक्रिया होती कैसे है, हम श्वास अंदर और बाहर कैसे करते हैं। इसमें हमने देखा कि जो दो चीजों की प्रमुख भूमिका होती है, एक तो हमारा डायफ्राम, आपको नीचे देख रहे हैं डायफ्राम। डायफ्राम की एक झिल्ली है जो आपके वक्ष गुहा और उदर गुहा मतलब थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट कर रही है एक लेयर, उस लेयर को हम डायफ्राम का नाम देते हैं। मतलब एक सेपरेशन है, वक्ष गुहा और उदर गुहा, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने वाली लेयर को हमने डायफ्राम का नाम दिया। तो डायफ्राम का और इंटरकोस्टल मसल्स, इंटरकोस्टल मसल्स क्या हो गई, जो पसलियों में संलग्न पेशियां, पसलियां देख रहे हैं आप, रिब्स के बीच में क्या है, कुछ मसल्स होती हैं जिनको हम इंटरकोस्टल मसल्स का नाम देते हैं। तो इंटरकोस्टल मसल्स और आपके डायफ्राम का रोल है। देखिए अंतः श्वसन को पहले हम देखते हैं या इनहेलेशन की बात करते हैं। अब हमने देखा कि जब हम इनहेल करते हैं, इनहेल कीजिए आप, वायु को इनहेल कीजिए, इनहेल किया आपने, तो उसमें क्या हो रहा है, वक्ष गुहा मतलब थोरैसिक कैविटी का एनलार्जमेंट हो रहा है। आपकी जो थोरैसिक कैविटी हो रही है वो क्या हो रही है, एनलार्ज कर रही है, बढ़ रही है आपकी। अब ये बढ़ क्यों रही है, जब हम श्वास लेते हैं तो जो इंटरकोस्टल मसल्स की अभी बात जो कर रहे थे, या हम पसलियों से संलग्न पेशियां कहते हैं, वो सिकुड़ती हैं, सिकुड़ी, और उसके कारण क्या हुआ, साथ साथ क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हो गया, समतल हो गया, जो आपके जो डायफ्राम है वो क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अब इंटरकोस्टल मसल्स के सिकुड़ने से आपका और डायफ्राम के फ्लैट होने से हुआ क्या, आपके वक्ष की ऊपर की तरफ, देखिए जब हमने सांस लिया हमारी चेस्ट कैविटी के ऊपर जा रही है और बाहर निकल रही है, बाहर निकली और ऊपर की तरफ गई। तो इस मूवमेंट के कारण क्या हुआ कि वायु अंदर की जो कैविटी वॉल्यूम है वो बढ़ गया, अंदर का वॉल्यूम क्या हो गया, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया। अब बाहर की वायु का प्रेशर क्या है, कम है, अंदर की वायु का प्रेशर, सॉरी बाहर की वायु का प्रेशर ज्यादा है, अंदर की वायु का प्रेशर कम है। तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी। ये हो गया एक्सहेलेशन, इनहेलेशन सॉरी। एक्सहेलेशन में क्या हो गया, अब वक्ष गुहा नॉर्मल आ गया, मतलब थोरैसिक कैविटी नॉर्मल आ गई, आपका जो पेशियां हैं वो रिलैक्स आ गई, जो इंटरकोस्टल मसल्स गेट रिलैक्स्ड। डायफ्राम क्या हो गया, डोम शेप, डायफ्राम आपका गुंबद के आकार का हो गया। गुहा में दाब कम हो गया, मतलब थोरैसिक कैविटी के अंदर एयर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब वायु क्या हुई, बाहर का अब क्या है, अंदर का प्रेशर ज्यादा एयर का और बाहर का प्रेशर कम है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर बाहर एयर को ब्रीद आउट कर दिया जाए। वायु क्या है, ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु है वो बाहर निकल जाएगी। तो अब हमने देखा कि इनहेलेशन में जो प्रोसेस हो रही है, वक्ष गुहा का फैलना, enlargement of thoracic cavity, contraction of intercostal muscles and flattening of diaphragm, due to which the thoracic cavity move upward and outward. The volume of the thoracic cavity increases, pressure decreases, volume increase, pressure decreases, the air is forced in. During exhalation जो thoracic cavity come to the normal size, the intercostal muscles relax, diaphragm become dome shape, due to which the volume of the thoracic cavity decreases, the pressure increases, the pressure inside the lung increases and the air is pushed out of the lungs. The carbon dioxide rich air is breathed out. This process is called as exhalation. तो आशा करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी।
ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।